एक ज़बरदस्त साईफाई थ्रिलर। सोचिए ज़रा, अगर भविष्य में हमारी पूरी धरती एक भयानक न्यूक्लियर विस्फोट से तबाह हो जाए और चारों ओर जहरीला रेडिएशन फैल जाए जिसमें सांस लेना भी मौत से कम ना हो। इस तबाही में सारे गरीब लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन दुनिया के अमीर लोग पहले ही अपनी दौलत लगाकर ज़मीन के नीचे एक रहस्यमयी अंडरग्राउंड सिटी बना लेते हैं ताकि वे धरती के विनाश से बच सके। वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा ही था, बस फ़र्क इतना था कि यह शहर ज़मीन के भीतर पानी की गहराई में बसा था। दुनिया के सारे रिच लोग यहाँ बेफिक्री से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। लेकिन सवाल ये था, क्या धरती के नियमों से बाहर जाकर सर्वाइवल करना इतना आसान था? इंसान को ज़िंदा रहने के लिए तो हमेशा खाना और पानी चाहिए होता है। फिर आगे उसके साथ क्या होता है? क्या वे सच में उस अंडरग्राउंड सिटी में जिंदा रह पाएंगे? यह सब जानने के लिए चलिए डूबते हैं इस कमाल की सीरीज बिलियनियर्स बंकर में और ज़मीन के नीचे बसे उस रहस्यमयी शहर की कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है मैक्स नाम के एक लड़के से जो एक बच्ची एनी के साथ खेल रहा होता है। मैक्स और एनी बचपन से ही बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद भी करते थे। दोनों रिच फैमिली से थे, इसीलिए उनके रिश्ते को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। बचपन से ही उन्होंने पढ़ाई से लेकर हर चीज़ साथ ही की थी। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चल रही होती है। लेकिन एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी, मैक्स और एनी के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। उस रात वे अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में मैक्स ने ड्रिंक कर ली थी और थोड़ी ही देर बाद उसने कार पर से कंट्रोल खो दिया। गाड़ी सीधा जाकर एक पेड़ से टकराई और भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में मैक्स की किसी तरह जान बच गई होती है, लेकिन एनी की मौके पर ही मौत हो गई होती है। इस घटना के बाद मैक्स को 3 साल की जेल हो जाती है। उसे एक ऐसी जेल भेजा जाता है जहाँ कमजोर कैदियों पर बहुत ही जुल्म किए जाते हैं। इसी कारण से मैक्स अमीर बैकग्राउंड से था, वह ऐसे माहौल का आदी नहीं था। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। खुद को बचाने के लिए मैक्स ने वहाँ के कैदियों को पैसा देकर अपने पक्ष में कर लिया ताकि कोई उसे टॉर्चर न करे। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी लग्जरी लाइफ ही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। पैसों के बिना वह खुद कुछ कर नहीं सकता। हर चीज उसने अपने पैसों से करवाई थी, यानी बिना पैसों के उसकी जिंदगी की कोई पहचान ही नहीं थी। इस चीज को समझने के बाद मैक्स ने कैदियों को पैसा देना बंद कर दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, धीरे धीरे सब उसके खिलाफ हो गए। अब वे भी मैक्स को उसी तरह टॉर्चर करने लगे जैसे कि बाकी कैदियों को करते थे। वक्त के साथ यह जुल्म इतना बढ़ गया कि एक दिन उन्होंने मैक्स को वॉशिंग मशीन के अंदर बंद कर दिया। काफी देर बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो मैक्स को लगा कि शायद आज वह मर जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि इतने टॉर्चर के बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। यहाँ रहते रहते जैसे उसके अंदर की सारी फीलिंग्स खत्म हो गई थी। अब उसका शरीर दर्द सहन करना सीख गया था। यह समझकर मैक्स को एक अजीब सी खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि अगर इसे असली जिंदगी में सर्वाइवल करना पड़ा तो उसे डरने की जरूरत नहीं, बल्कि एक सच्चे बहादुर इंसान की तरह जीना होगा। यह सोचकर मैक्स ने खुद को तैयार करना शुरू कर दिया ताकि अब कोई भी कैदी उसकी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत न करे। वह हर दिन ट्रेनिंग करने लगा और जल्दी ही एक बेहद ताकतवर इंसान बन गया। धीरे धीरे उसकी फाइटिंग स्किल्स भी गजब की हो गई। अब वह जेल के अंदर होने वाले फाइटिंग मैचों में भी हिस्सा लेने लगा। वक्त के साथ उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी बेहतर हो गई कि कोई भी उसके सामने लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। इसी तरह 3 साल बीत गए। अब मैक्स जेल के अंदर बहुत ही फेमस हो चुका था। सब उसे जेल का सबसे खतरनाक और ताकतवर फाइटर मानते थे और क्योंकि अब उसकी सजा भी पूरी हो चुकी थी तो आज वह जेल से रिहा होने वाला था। वहाँ सभी ने खुशी से उसे विदाई दी। मैक्स मुस्कुराते हुए जेल के बाहर आता है। यहाँ उसके पिता जेम्स उसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन जेम्स ने वहाँ पर कहा, अभी हम घर नहीं जा सकते, हमें एक खास जगह पर जाना होगा। उसने बताया कि इन 3 सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी है। कई जगहों पर न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुके हैं और खबर है कि जल्द ही पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। साधारण लोगों को इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन जेम्स जैसे अमीर लोगों को सब कुछ मालूम था। फिलहाल सिर्फ रिच लोग ही जानते थे कि कुछ ही दिनों में धरती पर तबाही आने वाली है।
इसी वजह से उन्होंने मिलकर जमीन के नीचे एक विशाल बंकर बना लिया था। यहाँ वे अपने परिवारों के साथ रहने जा रहे थे। उस बंकर में हर सुविधा मौजूद थी, रहने खाने और आराम करने की कोई कमी नहीं थी। यहाँ वे फिर से अपनी लग्जरी जिंदगी जी सकते थे और साथ ही धरती के विनाश से भी बच सकते थे। यहाँ तक कि उस बंकर के अंदर वे धरती के नाश का पूरा नज़ारा भी देख सकते थे। जेम्स की बातें सुनकर मैक्स यकीन नहीं कर पा रहा था कि सिर्फ 3 सालों में दुनिया इतनी बदल कैसे गई। फिर जेम्स ने अपने बेटे मैक्स को लेकर एक सीक्रेट हेलीकॉप्टर से गुप्त बंकर की ओर उड़ान भरी, जो धरती की गहराई में बनाया गया था। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि यह बंकर सिर्फ जमीन के नीचे ही नहीं बल्कि एक बड़ी नदी के ठीक नीचे बना हुआ था। उसे इतना गहराई में बनाने का एक बड़ा कारण था ताकि जब पूरी दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो तब उनकी तबाही का असर यहाँ तक न पहुँचे। इस तरह से वहाँ रहने वाले लोग पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। जेम्स तब मैक्स को एक मॉडर्न एलिवेटर के जरिए पानी के अंदर बहुत ही गहराई तक ले जा रहा था। वो जगह इतनी गहरी थी कि वहाँ पहुँचने में ही काफ़ी समय लग गया था। आखिरकार जब वे बंकर के पास पहुँचे तो अंदर जाने से पहले मैक्स और जेम्स के पास मौजूद मोबाइल और बाकी सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लिए गए थे। ये सारे डिवाइस एक खास जगह पर जमा कर दिए गए थे। इसके बाद उन्हें स्पेशल यूनिफॉर्म दी गई और उनके हाथों में एक हेल्थ डिवाइस लगा दी गई। मैक्स ने वहां ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और सीधा अपनी माँ और दादी के पास चला गया, क्योंकि बहुत दिनों से उसने उन्हें नहीं देखा था। मैक्स की माँ उसे देखकर बहुत ही इमोशनल हो गई थी। उसके बाद जेम्स ने मैक्स को पूरा बंकर दिखाया। वहाँ उनके जैसे कई और रिच परिवार भी रह रहे थे। उन्हीं में से एक परिवार था एनी का। उन्हें देखकर मैक्स हैरान रह गया था। मैक्स जब एनी के पिता को देखता है तो वो तुरंत उनके पास जाकर दिल से माफ़ी मांगता है। एनी के पिता उसे शांत करते हुए कहते हैं कि उन्होंने उसे पहले ही माफ़ कर दिया है। उसके बाद एनी के पिता मैक्स और उसके परिवार को उसी रात डिनर पर अपने साथ आने का निमंत्रण देते हैं। उस रात दोनों परिवार लंबे समय बाद साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और माहौल बेहद खुशनुमा होता है। लेकिन वहाँ एनी की बहन एना भी मौजूद होती है। एना अब तक मैक्स से बहुत ही नाराज थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी बहन एनी की मौत हुई थी। एना अपनी बहन से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए वह अपनी आंखों के सामने मैक्स को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसी समय वहाँ एक महिला कैसी आती है जो अपनी टीम के साथ वहाँ पर मौजूद थी। दरअसल कैसी ही इस पूरे बंकर की ओनर थी। सभी अमीर लोग ने उसे पैसे देकर इस बंकर में अपनी सीट्स बुक कराई थी। कैसी यहाँ पर मौजूद लोगों को अपनी टीम से मिलवाती है और फिर कहती है कि आप सब वाकई में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपको यहाँ रहने का मौका मिला है। अगर आप इतने अमीर ना होते तो इस जगह की बुकिंग करना बिल्कुल नामुमकिन था, वरना आप सब भी न्यूक्लियर वॉर के समय धरती के साथ खत्म हो जाते। लेकिन मेरे इस बंकर की वजह से आप सब बच जाएंगे और पूरी धरती खत्म हो जाने के बाद भी यहाँ आराम से सरवाइव कर पाएंगे। कैसी की बातों से वहाँ मौजूद लोग सहमत हो जाते हैं। फिर उसी रात दिखाया जाता है कि एना एक जगह एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी वहाँ पर मैक्स पास में आता है। मैक्स दिल से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि तुम भरोसा करो एना, तुम लोग एनी को जितना प्यार करते थे मैं भी उसे उतना ही प्यार करता था। हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं और बड़े होकर एक दूसरे से प्यार किया है। क्या मैं कभी चाहूँगा कि मेरी सबसे प्यारी इंसान मेरी ज़िंदगी से चली जाए? उस दिन की घटना एक एक्सीडेंट थी, फिर भी मैं तुमसे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से तुमने अपनी बहन खो दी। लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? फिर मैक्स आगे कहता है, मेरे पास तुम्हारी बहन की आखिरी निशानी है। यह कहते हुए वह एना को एनी का फ़ोन देता है, जो एक्सीडेंट के बाद से उसके पास ही था। एना वह फ़ोन लेते हुए कुछ नहीं कहती, बस अपनी बहन को याद करते हुए चुप हो जाती है। वह अपने रूम में जाती है और फ़ोन खोलकर देखती है। इसमें एना और मैक्स के कुछ खूबसूरत पलों के वीडियो थे। एना वही वीडियो देख रही होती है। तभी अचानक पूरे बंकर में तेज वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। पूरा बंकर जोर से हिलने लगता है और इलेक्ट्रिसिटी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। सब लोग घबराकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं। वह समझ जाते हैं कि बंकर की सतह के ऊपर कोई बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से पूरा बंकर हिल गया है। फौरन माइक्रोफोन से घोषणा की जाती है कि सब लोग ऊपर की सतह से नीचे की सतह पर आ जाएं, वहां वे और ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। उधर एना अपने परिवार को ढूंढते ढूंढते देखती है कि उसके पिता एक बड़े से मलबे के नीचे दब गए हैं, लेकिन मैक्स और जेम्स बहुत ही मेहनत से उन्हें बाहर निकाल लेते हैं। किसी तरह सब लोग वहां से निकलकर नीचे वाले फ्लोर पर आ जाते हैं। वो जगह ही असली सेफ जोन थी, जहां बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए थे, जिससे बाहर की स्थिति पर नजर रखी जा सके। सबके सेफ जोन में पहुंचने के बाद कैसी सबके सामने आती है और कहती है कि सबसे पहले परमाणु युद्ध की खबर हमारी एजेंसी ने दी थी और हमारी जानकारी
पूरी तरह से सही निकली है। दुनिया में न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे इस बंकर की वजह से आप सभी लोग सुरक्षित हैं। इसके बाद कैसी मॉनिटर्स पर वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। स्क्रीन पर बाहर की दुनिया धीरे धीरे तबाह होती नजर आती है। वहाँ मौजूद लोग लगभग पूरा एक दिन सेफ जोन में ही गुजार देते हैं। जब हालात कुछ शांत होते हैं, यानी बाहर के धमाके रुक जाते हैं, तब कैसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वह उन्हें प्रोटेक्टिव सूट पहनाकर बाहर भेजती है ताकि वे वहाँ की स्थिति देख सके और जो कुछ भी देखें उनका लाइव फुटेज सबको दिखाया जा सके। कैमरे में दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया वाकई में तबाह हो चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ धूल और राख फैल चुकी है। परमाणु बमों का रेडिएशन हर जगह फैल चुका है। बिना प्रोटेक्टिव सूट्स के वहां बाहर निकलना बिल्कुल सीधी मौत को दावत देने के बराबर है। उधर टीम का एक मेंबर लूकस एक कार का इंजन चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक लोहे का टुकड़ा दिखाई देता है। वह जैसे ही उसे छूता है उसके ग्लव्स पिघल जाते हैं। उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल जाता है। लूकस दर्द से चीखने लगता है। इससे वहाँ का माहौल और भी डरावना हो जाता है। बाकी टीम मेंबर्स किसी तरह लूकस को लेकर वापस बंकर में लौट आते हैं। अब हमको एहसास होता है कि बाहर की दुनिया में रेडिएशन का स्तर बहुत ही ज़्यादा है। वहाँ अब कोई नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये था कि क्या बंकर के अंदर रहकर हमेशा जिया जा सकता है? किसी को नहीं पता कि उन्हें वहाँ कितने महीने, शायद कितने साल रहना पड़ेगा। सबके अंदर अब डर और बेचैनी घर कर गई होती है। इधर कैसी, जो इस बंकर की मालकिन थी, ल्यूकस की हालत देखने के बहाने बाहर निकलती है। लेकिन असल में वह एक गुप्त जगह पर पहुँचती है जहाँ कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में यह सब कुछ कैसी और उसकी टीम का प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसा ठगने के लिए यह पूरा मास्टर प्लान बनाया था। कैसी और उसकी टीम ने उन सभी अमीर लोगों को बंकर में बंद कर रखा था ताकि बाहर की दुनिया में उनकी प्रॉपर्टीज पर कब्जा किया जा सके, क्योंकि बंकर में आने से पहले ही उन्होंने हर व्यक्ति से कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करवा लिए थे। कैसी जानती थी कि इतने अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, इसलिए उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक चालाक योजना बनाई। उन्होंने पहले शहर के रईसों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर उन्होंने यहाँ बंकर बनाया और उनके अंदर कई सिमुलेशन सिस्टम इंस्टॉल किए। साथ ही उन्होंने बंकर की सतह पर खुद ही बम सेट कर रखे थे ताकि ब्लास्ट करवाकर बंकर में डर का माहौल बनाया जा सके, लेकिन ऐसा विस्फोट हो जो कि किसी को नुकसान न पहुंचाए। जो वीडियो उन्होंने देखा था सब एडवांस एआई सिस्टम से तैयार किए गए नकली फुटेजेस थे। अब दूसरी तरफ हम एना को देखते हैं। एना जब बंकर के टॉयलेट में होती है तभी उसके पास वाले कमरे से अजीब आवाजें सुनाई देती है। उसे लगता है कि जैसे वहां पर कोई गिर गया हो। एना इधर बाहर निकलती है और पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोलती है। अंदर जाकर देखती है तो एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर एना बुरी तरह से डर जाती है। वह भागकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके गले से रस्सी को काट कर निकाल देती है। किसी तरह वह उसकी जान बचा लेती है। असल में बंकर में जितने भी लोग थे सब अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान थे। वो सब अमीर लोग थे, लेकिन अब दुनिया के खत्म हो जाने के बाद उनका सब कुछ मिट चुका था। उनके घर, गाड़ियाँ, दौलत, कुछ भी नहीं बचा था। पहले बाहर की दुनिया में जिन ताकतों के साथ वो जीते थे, अब चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो अब बिल्कुल खाली हाथ रह गए थे। यही वजह थी कि वह लड़की यह सब सह नहीं पाई और खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सिर्फ वही नहीं, यहाँ के लगभग सभी लोग इसी माहौल के साथ खुद को ढाल नहीं पा रहे थे। सब बहुत ही डिप्रेशन में चले गए थे। अब ऊपर का सरफेस बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसलिए केसी सबको कहती है कि अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वे सब बंकर में आराम से सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है। वहाँ लूकस अपनी टीम मेंबर्स के साथ बैठा हुआ था जो उसका मेकअप कर रहे थे ताकि बाकी के लोगों को दिखाया जा सके कि बाहर जाने के बाद लूकस के साथ क्या हुआ। उधर हम जेम्स और उसकी वाइफ को देखते हैं। दोनों के बीच अब झगड़े शुरू हो गए थे। असल में जेम्स एक बहुत ही अमीर बिजनेसमैन था और हमेशा अपनी मर्जी की जिंदगी जीता था। बाहर कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर्स भी चल रहा था। जेम्स की वाइफ को यह सब जानकारी पहले से थी, फिर भी उसने कुछ भी नहीं कहा क्योंकि उसे उसके पैसों की जरूरत थी। वह कई सालों तक सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ रही, लेकिन अब जब उसके पास में न तो पैसा बचा है न पावर, तो अब जेम्स की वाइफ को उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। वह साफ कहती है कि जेम्स, इतने सालों में जिन जिन औरतों के साथ तुम जी रहे थे, मैं यह सब जानती हूँ। सब कुछ जानते हुए भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत थी। लेकिन अब तुम्हारे पास न तो पैसा है न औरतें, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर जेम्स गुस्से में आ जाता है। जब उसकी वाइफ वहाँ से निकलने लगती है तो वह उसे रोकने की कोशिश करता है। तभी
पास में मौजूद गार्ड्स यह सब देखते हैं और वह तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। वे अपनी इलेक्ट्रिक गन से जेम्स को झटका देने लगते हैं, लेकिन तभी वहां मैक्स पहुंच जाता है। वह अकेले ही उन गार्ड से भिड़ जाता है ताकि अपने पिता को बचा सके। तभी सही वक्त पर कैसी वहां पर आ जाती है और सबकी समस्या सुलझा देती है। दूसरी तरफ हमें एना के पेरेंट्स को दिखाया जाता है। यहाँ पता चलता है कि एना के पिता का नाम हावर्ड है। जेम्स और उसकी वाइफ की तरह हावर्ड और उसकी पत्नी के रिश्ते में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते ही रहते हैं। असल में हावर्ड की वाइफ एक गरीब परिवार से थी और उम्र में हावर्ड से काफी छोटी थी। उसने उसकी दौलत और पावर देखकर उससे शादी की थी, लेकिन सालों साथ रहने के बाद भी वह उसे कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई। उधर हम मिली नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसके पास कुछ गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता चल गया कि उसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, इसीलिए अब उन्हें उनकी मदद करनी चाहिए। असल में लूकस बहुत ही बीमार था। रेडिएशन की वजह से उसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल गया था और अब सिर्फ गिली ही उनकी मदद कर सकती थी। कैसी के लोग गिली और बाकी 2 लोगों को बताते हैं कि रेडिएशन की वजह से लूकस का आधा खून खराब हो चुका है, इसीलिए उसे बचाने के लिए AB नेगेटिव ब्लड की ज़रूरत है। फिर कैसी उन्हें लेकर लूकस के पास जाती है। लूकस को पहले से मेकअप करके ऐसा दिखाया गया था कि जैसे वह बुरी हालत में हो। यहाँ तक कि गिली और बाकी दोनों लोगों को वहाँ बुलाना भी कैसी का ही प्लान का हिस्सा था। पूरा प्लान इसीलिए बनाया गया था कि ताकि बाकी लोग अपनी आंखों से लूकस की हालत को देख सके और जाकर सबको बता पाए कि बाहर जाना कितना खतरनाक है, ताकि कोई भी बंकर से बाहर जाने की हिम्मत ना करे। मिली जब लूकस को देखती है तो सच में मान लेती है कि उसकी हालत बहुत ही खराब है। थोड़ी देर बाद लूकस वहीं मरने का नाटक करता है। सबको बताया जाता है कि वह अब मर चुका है। लूकस की हालत देखकर गिली बहुत ही इमोशनल हो जाती है। अब धीरे धीरे कैसी और उसकी टीम का असली प्लान सामने आता है। उसकी टीम में जैक नाम का एक लड़का भी था जो असल में कैसी का भाई ही था। जैक बहुत ही बीमार रहता था, इसीलिए कैसी हमेशा उसे अपने पास ही रखती थी। कैसी अपनी टीम से कहती है कि अब समय आ गया है हमारे प्लान के अगले स्टेप पर जाने का। वह सबको बताने लगती है कि हमने हावर्ड के बारे में पूरी जानकारी जुटा ली है। असल में हावर्ड बहुत ही अमीर फैमिली से था। बचपन से ही उसने अपनी फैमिली बिजनेस को संभालना शुरू कर दिया था। बहुत कम समय में वह एक सफल बिजनेसमैन बन गया। धीरे धीरे वह करीब 60 कंपनियों का मालिक बन गया। कैसी अमीर लोगों से बहुत ही नफरत करती थी। उसने बचपन से देखा कि ये लोग गरीबों पर कैसे जुल्म ढाते हैं, इसीलिए उसने अपनी एक टीम बनाई जिसमें ज्यादातर गरीब घरों से आए लोग थे, क्योंकि वहीं उसकी सोच को समझ सकते थे और ईमानदारी के साथ उसका साथ दे सकते थे। कैसी और उसकी टीम का प्लान साफ था। यह सब अमीर लोगों को बंकर में बंद रखेंगे ताकि वो बाहर की दुनिया में जाने का सोचे भी ना। उनका इरादा था कि बाहर के गरीबों के लिए इन अमीरों की दौलत का इस्तेमाल किया जाए। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले हावर्ड को निशाना बनाया। उनका प्लान था कि हावर्ड की सारी प्रॉपर्टी और पैसा गरीबों में बांट दिया जाए। अब उन्हें यह पता लगाना था कि उनका पैसा कहाँ छिपा है, इसीलिए उन्होंने उसी हिसाब से अपना काम शुरू कर दिया। उसके बाद कैसी सबको बुलाकर कहती है कि दुनिया अब खत्म हो चुकी है, हमारे पास बहुत ही कम खाना और पानी बचा है। कल रात जेम्स ने बिना अनुमति के सबके हिस्से का खाना खा लिया था, इसीलिए अब से सबको बहुत ही सीमित खाना मिलेगा, वरना हमारा स्टॉक जल्दी ही खत्म हो जाएगा। असल में कैसी यह सब इसलिए कह रही थी ताकि लोग स्थिति को और गंभीरता से ले। वह चाहती थी कि सबको सच में लगे कि दुनिया तबाह हो चुकी है और अब उन्हें हर चीज सावधानी से इस्तेमाल करनी होगी। वह सबके सामने मैक्स पर चिल्लाने लगती है क्योंकि मैक्स ने पिछली रात गार्ड्स पर हाथ उठाया था और उनसे एक शॉक गन छीन ली थी। कैसी गुस्से में कहती है कि वो गन तुरंत वापस कर दो। फिर सीन बदलता है। हम कैसी और उसकी टीम को देखते हैं जो सबके यहाँ आने से पहले पूरा प्लान बना रहे थे। प्लान ऐसा था कि जब इन अमीर लोगों को यहाँ लाया जाए तो उनके गायब होने का शक किसी को भी ना हो। बंकर में आने से पहले कैसी और उसकी टीम ने हर व्यक्ति का एक AI क्लोन तैयार किया था। जब ये लोग बंकर में आ गए तो उनसे उनके मोबाइल फोन और बाकी डिवाइसेस भी ले लिए गए थे। असल में वही फोन उनका असली हथियार थे क्योंकि उनमें सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स मौजूद थे। अब कैसी की टीम उन्हीं अकाउंट्स का इस्तेमाल कर रही थी ताकि बाहर की दुनिया को लगे कि यह सब अभी भी जिंदा है और नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। टीम रोज हर व्यक्ति का AI वीडियो बनाती है और सोशल मीडिया पर अपलोड करती है। उन वीडियो में दिखाया जाता है कि वे एक वेकेशन पर हैं, परिवार के साथ समय बिता रहे हैं या अपने बिजनेस में बिजी हैं। बाहर के लोगों से कहा गया कि जब तक हम खुद कांटेक्ट न करें हमें परेशान मत करो। इस तरह बाहर की दुनिया में किसी को शक नहीं हुआ और कैसी का पूरा प्लान सफल हो गया। उन फोनों में रोज एक नए फेक अपडेट और वीडियोस
वीडियोस पोस्ट किए गए ताकि बाहर वाले लोगों को लगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। अगर किसी फ़ोन पर कॉल या मैसेज आता तो एआई सिस्टम खुद ही जवाब दे देता, वही आवाज़, वही लहजा, सब कुछ असली जैसा। कैसी अपना प्लान सफल बना रही थी। इसी दौरान जब सबके फ़ोन एआई सिस्टम से कनेक्टेड थे तभी हावर्ड के फ़ोन पर स्टेन नाम के एक आदमी का कॉल आता है। स्टेन हावर्ड का बिजनेस पार्टनर था जो रोज उससे संपर्क में रहता था, लेकिन आज स्टेन बहुत ही गुस्से में था क्योंकि हावर्ड के साथ उसकी एक बहुत ही अहम डील फाइनल होने वाली थी। वह वीडियो कॉल पर कहता है कि तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो, तुम जानते हो यह डील कितनी ज़रूरी है, तुम तुरंत मुझसे मिलो वरना तुम चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में छुपे हो, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। स्टेन की बातें सुनकर कैसी और उसकी टीम घबरा जाती है। अब उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। उधर बंकर में सभी लोग अंदर से टूट चुके होते हैं, किसी की जिंदगी अब ठीक से नहीं चल रही होती। सबको यह एहसास हो गया था कि दुनिया खत्म हो चुकी है और उनके पास अब कुछ भी नहीं बचा। हर फैमिली के रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगे थे क्योंकि ज़्यादातर रिश्ते सिर्फ पैसों पर टिके थे। अब हालात बिगड़ने लगे तो कई औरतें अपने पतियों को छोड़ने लगी और कुछ पति भी अपनी पत्नियों से दूर जा रहे थे। यहाँ तक कि बच्चे भी अपने माँ बाप की कद्र नहीं कर रहे थे। हर किसी का असली चेहरा सामने आने लगा था। कई अमीर लोगों को अब यह एहसास हो रहा था कि अब तक लोग उनसे सिर्फ पैसों के लिए जुड़े हुए थे। इज्जत और सम्मान सब पैसों की वजह से था, बिना पैसे की उनकी कोई पहचान नहीं। इसी बीच केसी की टीम ने हावर्ड का एआई मॉडल तैयार कर लिया। उसकी मदद से वे हावर्ड की आवाज़ में बात कर सकते थे और जब स्टेन कॉल करेगा तो असली हावर्ड की जगह एआई उससे बात करेगा। टीम सिस्टम चालू करती है और स्टेन के साथ वीडियो कॉल कनेक्ट करती है। हावर्ड का एआई सामने आता है और बातचीत शुरू करता है। बातों ही बातों में केसी की टीम को पता चलता है कि कुछ महीने पहले स्टेन और हावर्ड ने एक पार्टी में एक प्लान बनाया था। दोनों ने तय किया था कि उनके पास जितनी भी ब्लैक मनी बची है उसे मिलाकर वे एक बहुत ही बड़ी कंपनी शुरू करेंगे। उनका यह प्लान लगभग तैयार था, लेकिन तभी तबाही आ गई। इसी वजह से स्टेन बार बार कॉल कर रहा था। केसी ने हावर्ड के एआई के जरिए चालाकी से यह भी पता लगा लिया कि जिस ब्लैक मनी की वह बात कर रहे थे वह कहाँ छिपाई गई है। उन्हें पता लगता है कि वह पैसा हावर्ड के एक सीक्रेट लॉकर में रखा है जिसे सिर्फ हावर्ड का पासवर्ड ही खोल सकता है। अब केसी अपनी टीम के साथ प्लान बनाती है। किसी भी तरह हावर्ड से वह पासवर्ड निकलवाना होगा। उसी पासवर्ड का इस्तेमाल करके वे हावर्ड और स्टेन की ब्लैक मनी पर कब्जा कर लेंगे और उस पैसे को अपने मिशन के तहत इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद सीन बदलता है। केसी अकेली बैठी होती है। वह अपने बचपन की बातें याद कर रही होती है। जब केसी सिर्फ 12 साल की थी वह अपने भाई जैक के साथ एक स्कूल में पढ़ती थी। उस स्कूल में ज़्यादातर बच्चे अमीर घरों से थे जो हमेशा केसी और जैक को गरीब कहकर चिढ़ाते थे, उन्हें नीचा दिखाते थे। हालांकि दोनों बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थे, लेकिन गरीब होने के कारण कभी किसी ने उनकी कदर नहीं की। ऊपर से उनके पिता की आर्थिक हालत बहुत ही खराब थी। एक दिन उनकी माँ एक छोटा सा खत लिखकर दोनों को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। उनके पिता पहले से ही शराब के आदी थे, इसीलिए उस दिन के बाद केसी और जैक के पास सिवाय एक दूसरे के सहारे के कोई नहीं बचा। कम उम्र में ही उन्होंने समझ लिया था कि उनका भविष्य कोई और नहीं बनाएगा, उन्हें खुद ही अपनी राह चुननी पड़ेगी। तो उन्होंने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। फिर एक समय आया जब दोनों ने मिलकर एक एडवांस एआई सिस्टम बना लिया। लेकिन जल्द ही उन्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में पैसे और पावर के बिना कोई भी काम आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। भले ही उनके पास सबसे एडवांस एआई था, लेकिन बिना फंडिंग के वो उसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते थे। उन्होंने कई कंपनियों से मदद मांगी, लेकिन सब ने उनके आइडिया का मजाक उड़ाया। कुछ कंपनियां जो तैयार थी वे उनके प्रोजेक्ट का ज़्यादातर हिस्सा खुद के नाम करना चाहती थी। धीरे धीरे केसी और जैक की हालत बहुत ही खराब हो गई थी। केसी को अब यह समझ में आ गया था कि इस दुनिया में बिना पैसे, मेहनत और हुनर की कोई कीमत नहीं होती। अमीर लोग हमेशा गरीबों को नीचा दबाकर रखते हैं। जो अमीर है और अमीर बनता जाता है, जो गरीब है उसे और नीचे गिराया जा रहा है। इसी अन्याय ने केसी के भीतर गुस्सा भर दिया था। तभी उसने ठान लिया कि वह इस समाज के हर गरीब इंसान की मदद करेगी। इसके लिए वह और उसका भाई अपने बनाए हुए एआई सिस्टम के जरिए एक ऐसा प्लान तैयार करेंगे जो दुनिया को हिला दे। फिर केसी ने अपनी टीम बनाई, ऐसे टैलेंटेड लोग जो गरीब थे और जिनके हुनर को कभी पहचान नहीं मिली थी। वही लोग अब केसी के मिशन में उसका हिस्सा बने थे। केसी अपने पुराने जख्मों और गुस्से के साथ अब कहती है, मुझे समझ आ गया है कि हावर्ड से पासवर्ड कैसे निकलवाना है। वह जानती थी कि हावर्ड को ध्यान और परवाह की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बंकर में आने के बाद से वह पूरी तरह अकेला हो गया था।
इसीलिए केसी अपनी टीम की एक मेंबर इग्रिड को हावर्ड के पास भेजती है। इग्रिड धीरे धीरे हावर्ड के करीब आने लगती है। वो उसकी बातों में इंटरेस्ट लेने लगती है, उसे हंसाने की कोशिश करती है और धीरे धीरे दोनों के बीच एक दोस्ती बनने लगती है। एक दिन इग्रिड कहती है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों एक सीक्रेट गेम खेल सकते हैं, इसमें हमारा बोरिंग वक्त भी गुजर जाएगा और हमें अच्छा भी महसूस होगा। हावर्ड मान जाता है। इग्रिड मुस्कुराते हुए कहती है कि चलो हम दोनों एक दूसरे को अपने सीक्रेट्स बताएंगे। बातों बातों में इग्रिड बताती है कि उसके भी कुछ सीक्रेट लॉकर हैं जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें रखी है। वह फिर हावर्ड से पूछती है कि तुम्हारे लॉकर में क्या है। बातों में उलझाकर हावर्ड धीरे धीरे अपना पासवर्ड और बैंक की डिटेल सब कुछ बता देता है, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी बचा नहीं था। उसके बाद केसी का पूरा प्लान पूरी तरह से सफल हो जाता है। अगले दिन केसी अपनी टीम के साथ हावर्ड के एआई क्लोन का इस्तेमाल करती है और स्टैन को फिर से कॉल करती है। एआई हावर्ड की आवाज में कहता है, मैं अभी बहुत दूर हूँ, लेकिन तुम्हें बता रहा हूँ कि हमारी ब्लैक मनी कहाँ रखी है। ये रहे उन जगहों के पासवर्ड जहाँ तुम पैसा निकाल कर एक नई कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, क्योंकि मेरे लौटने में बहुत वक्त लगेगा। केसी वहीं से एआई सिस्टम के जरिए स्टैन को और भी निर्देश देती है, कोई कंपनी खुद से मत खरीद लेना, मैं जो नाम बताऊं उसी में इन्वेस्ट करना। असल में यह भी केसी और उसकी टीम का बहुत बड़ा चालाकी भरा प्लान था। उनका मकसद था स्टैन को इस तरह मैनिपुलेट करना कि वह वही कंपनी खरीदे जो केसी ने तय की थी। वह कंपनी असल में केसी और उसकी टीम की बनाई हुई एक फेक कंपनी थी। जैसे ही स्टैन उस कंपनी में पैसा लगाता, वह पैसा केसी के कंट्रोल में चला जाता। फिर धीरे धीरे उन्होंने हावर्ड का सारा पैसा और फिर बाकी अमीर लोगों की संपत्ति भी अपने सिस्टम के जरिए अपने कब्जे में कर ली थी। इसी दौरान मैक्स को यहाँ की हर चीज कुछ अजीब लगने लगती है, खासकर उनके हाथों में पहने हुए ब्रेसलेट्स। उन्हें कहा गया था कि ये ब्रेसलेट्स उनकी सुरक्षा और हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए हैं, लेकिन जब मैक्स ने ध्यान से देखा तो उसमें छोटे छोटे माइक्रोफोन्स नजर आ गए थे। उसे एहसास हो गया था कि केसी और उसकी टीम इन माइक्रोफोन्स के जरिए उनकी बातें सुन रही है। यह देखकर मैक्स को शक हो जाता है। उसने तय किया कि वह बंकर के बारे में सच्चाई पता लगाएगा, लेकिन यह काम वह अकेले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने एना की मदद लेना जरूरी समझा। वह उसके पास कुछ कागज के टुकड़ों पर अपनी बातें लिखकर ले जाता है, लेकिन सीधे बात करने पर केसी की टीम माइक्रोफोन्स के जरिए सब कुछ सुन सकती थी। मैक्स कागज पर लिखता है, चुप रहो। एना हैरान होकर उसकी तरफ देखती है। फिर मैक्स अगले कागज पर लिखता है कि यहाँ आने के बाद से कई चीजें अजीब हो रही हैं। जो ब्रेसलेट हमें दिया गया है वह हेल्थ डिवाइस के नाम से दिया गया है, इसमें माइक्रोफोन्स लगे हैं, हमारी हर बात सुनी जा रही है। वह यह भी लिखता है कि हमें यकीन नहीं है कि सच में कोई परमाणु युद्ध हुआ था या सच में दुनिया तबाह हो चुकी है। जो हम कुछ देख रहे हैं शायद यह सब केसी और उसकी टीम हमें दिखा रही हो। मैक्स अब एना से कहता है कि हमें बहुत सोच समझकर प्लान बनाना होगा, इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और फिर वह लिखता है कि अब तुम्हें मेरे साथ प्यार का नाटक करना होगा ताकि किसी को शक न हो। उनके प्लान के मुताबिक ऐसा ही होता है। केसी और उसकी टीम को लगने लगा था कि दोनों के बीच कुछ चल रहा है। पूरी टीम उन पर नजर रख रही थी, फिर भी वे यह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर दोनों किस बात पर चर्चा कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ एक बात पर शक हुआ। कल तक एना मैक्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसी की वजह से उसकी प्यारी बहन एनी की मौत हुई थी, और अब अचानक से दोनों इतने करीब कैसे आ गए। उधर मैक्स एना से कहता है कि हमें सबसे पहले इस बंकर के सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स को बंद करना होगा। मैक्स ने एक प्लान बनाया, पूरा बंकर अंधेरे में डुबो देने का, ताकि वे उस मौके का फायदा उठाकर बाहर जाकर देख सके कि सच में दुनिया तबाह है या फिर नहीं। लेकिन बाहर जाना बेहद ही रिस्की था, इसीलिए उनके पास सेफ्टी सूट होना जरूरी था। मैक्स ने एना को काम दिया, जब सब जगह अंधेरा हो जाए तो तुम 2 सेफ्टी सूट चुरा कर ले आना, तब तक मैं बंकर के सिस्टम रूम तक पहुंच जाऊंगा। इसके बाद अपने अगले प्लान के लिए उसने एना को अपने कमरे में बुलाया। मैक्स वहां जाकर बहुत जोर से रोमांटिक म्यूजिक बजा देता है ताकि दोनों बिना झिझक खुलकर अपने प्लान पर डिस्कस कर सके। मैक्स और एना को पता था कि अगर वे एक दूसरे के करीब नजर आएंगे तो केसी की टीम उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देगी। इसी दौरान मैक्स एना को अपने कमरे में दिखाता है कि वहां एक सीक्रेट एग्जिट गेट है। अब उन्हें बस बंकर के अंदर एक डिस्ट्रैक्शन बनाना था ताकि सभी गार्ड्स उस दरवाजे से हट जाएं। एना कहती है कि वह कभी केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी और उसके पास कुछ केमिकल्स हैं जिनसे वह एक छोटा सा बम बना सकती है। शायद उस धमाके से वे डिस्ट्रैक्शन पैदा कर पाएंगे। दूसरी ओर केसी हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए स्टैन को इंस्ट्रक्शन देती है। स्टैन
उसी के अनुसार बैंक पहुंचकर कंपनी को देखने के लिए जाता है, लेकिन कंपनी देखकर उसे संतोष नहीं होता। इसीलिए वह वीडियो कॉल पर हावर्ड से कहता है कि मुझे यह कंपनी कुछ खास नहीं लगती। स्टेन की बात सुनकर केसी अपने प्लान के तहत अपने टीम मेंबर लूकस को उसी कंपनी में भेजती है। लूकस को वह हावर्ड से भी बड़ा इन्वेस्टर बनाकर पेश करती है। यही लूकस वही व्यक्ति है जिसने पहले रेडिएशन से झुलस कर मरने का नाटक किया था। अब केसी लूकस से कहती है कि स्टेन के सामने कंपनी की वैल्यू और शेयर्स को बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, ताकि उसे लगे कि कंपनी की कीमत बहुत ही ज़्यादा है और लालच में आकर उसे खरीद ले। उधर एना अपने बम बनाने वाले प्लान पर काम शुरू कर देती है। वहीं मैक्स काफ़ी खोजबीन के बाद बंकर का कंट्रोल रूम ढूंढ लेता है और वहां से सिस्टम बंद कर देता है। सिस्टम बंद होते ही हावर्ड का एआई मॉडल भी शट डाउन हो जाता है और स्टेन के साथ उसकी वीडियो कॉल कट जाती है। अब स्टेन उलझन में आ जाता है, उसे कंपनी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। कुछ देर बाद मैक्स और एना अपने प्लान के मुताबिक सारे सिस्टम को दोबारा रीसेट कर देते हैं, क्योंकि उनका काम पूरा हो चुका होता है। फिर केसी से हावर्ड के एआई मॉडल के जरिए स्टेन से संपर्क करती है। वह कहती है कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा रख सकते हो, जल्दी से कंपनी खरीद लो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। हावर्ड की यह बात सुनकर स्टेन आखिरकार कंपनी खरीदने का फैसला कर लेता है। इधर मैक्स और एना ने अपना बम तैयार कर लिया होता है। अब दोनों उसके फटने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बम फटते ही गार्ड्स का ध्यान भटक जाएगा और उन्हें बाहर निकलने का मौका मिल जाएगा। इसी बीच दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ जाते हैं। एना को देखकर मैक्स बेहद इमोशनल हो जाता है। उसे एना में अपनी गर्लफ्रेंड एनी की झलक दिखाई देती है। मैक्स कहता है कि जानती हो ना एना, मैं तुम्हारी बहन एनी को अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता था और आज भी करता हूँ। शायद मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे एनी की ही याद आने लगती है। तुम्हारे अंदर उसी की झलक है। मैक्स की यह बातें सुनकर एना समझ जाती है कि वह अपने दिल की बात कर रहा है। हालांकि एना पहले ही उसे माफ कर चुकी थी, लेकिन वह अपनी बहन के बॉयफ्रेंड के साथ किसी भी रिश्ते में नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए एना साफ कहती है, अगर तुम्हारे मन में कुछ और है तो उसे यहीं खत्म कर दो। उधर केसी और उसकी टीम का पूरा ध्यान अब स्टेन पर था, इसीलिए वह मैक्स और एना की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते। अब केसी स्टेन को बैंकॉक में रोकने के लिए अपनी साथी इग्रिड का इस्तेमाल करती है। इसी इग्रिड की मदद से उन्होंने हावर्ड से कंपनी के सारे कोड्स, डॉक्यूमेंट और डिटेल्स हासिल कर लिए थे। प्लान के मुताबिक इग्रिड अब स्टेन से दोस्ती करके उसके करीब आने लगती है। इग्रिड के माता पिता उसे छोड़कर विदेश जा रहे थे, जो असल में केसी के प्लान का हिस्सा था। जब स्टेन को यह बात पता चलती है तो वह इग्रिड की खूबसूरती से प्रभावित हो जाता है। वह कहता है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसके बाद दोनों ड्रिंक्स लेते हैं और पार्टी करने लगते हैं। प्लान के मुताबिक इग्रिड अब स्टेन के बहुत ही करीब आ चुकी थी। वह स्टेन से कहती है कि जिस कंपनी को तुम खरीदने जा रहे हो वह बहुत ही शानदार है, अगर देर करोगे तो कोई और उसे खरीद लेगा। यह सुनकर स्टेन और देर नहीं करता और पैसा ट्रांसफर करने की तैयारी करने लगता है। वह पूरा पैसा केसी के दिए हुए फेक अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, यानी कि उसका प्लान पूरी तरह सफल हो गया था। लेकिन उसी वक्त एना और मैक्स द्वारा सेट किया गया बम अचानक से ब्लास्ट हो जाता है। पूरा बंकर हड़कंप में आ जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगता है। गार्ड्स भी अफरा तफरी में अंदर की तरफ दौड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स और एना पीछे मौजूद सीक्रेट एग्जिट गेट से बाहर निकल जाते हैं। उधर स्टेन बहुत ही रिलैक्स था। कंपनी खरीदने के बाद वह अपने प्राइवेट जेट से घर की तरफ लौट रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है। उसमें इग्रिड की माँ की तस्वीर थी, जो असल में थाईलैंड की मशहूर एक्ट्रेस थी। स्टेन को याद आता है कि इग्रिड ने तो कहा था कि उसके माता पिता बिजनेसमैन हैं। अब स्टेन को एहसास होता है कि उसके साथ एक बड़ा स्कैम हुआ है। वह तुरंत इग्रिड के सोशल मीडिया अकाउंट्स को चेक करता है, लेकिन सारे अकाउंट्स अब डिसेबल हो चुके थे। स्टेन वक्त ज़ाया नहीं करता और सीधे उस कंपनी पहुंचता है। वहां पहुंचकर देखता है कि कंपनी में अब कोई भी नहीं है। यह सब देखकर स्टेन पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह तुरंत हावर्ड को वीडियो कॉल करता है और उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है। हम दोनों साथ कहाँ घूमे थे और हम दोनों का कॉलेज कौन सा था। लेकिन इस बार हावर्ड किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता। तभी स्टेन को एहसास होता है कि जिस हावर्ड से वह इतने दिनों से बात कर रहा था वह असली नहीं बल्कि एक एआई कैरेक्टर था। अब सच्चाई साफ थी कि स्कैमर्स ने हावर्ड के एआई का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। उधर केसी और उसकी टीम का पहला मिशन पूरी तरह से सफल हो चुका था। उन्होंने हावर्ड और उसके दोस्त दोनों की ब्लैक मनी हड़प ली थी। अब उनका अगला लक्ष्य था बंकर के बाकी सभी मेंबर्स को इसी तरह ट्रैप में फंसाना। इसीलिए वह अपने अगले प्लान की तैयारी करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर एना और मैक्स तब तक सेफ्टी सूट पहनकर बंकर के मेन डोर तक पहुंच जाते हैं।
अब वे दोनों आखिरकार यह जानने वाले थे कि क्या सच में दुनिया खत्म हो चुकी है या सब कुछ सिर्फ एक झूठ था। मैक्स धीरे धीरे दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वह दरवाज़ा खोलता है, सूरज की शुद्ध रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है। वह हैरानी से बाहर की ओर देखता रहता है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद उसने बाहरी दुनिया की रोशनी देखी थी। और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ यह सीरीज़ यहीं ख़त्म होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलता हूँ आपको नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।